हेलो दोस्तों, जैसे कि लास्ट वीडियो मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो 8 को आएगी। बट कल मैं थोड़ा बिजी था, तो आज 9 को अपलोड कर रहे हैं इस वीडियो को। तो अभी तक हमने जनरल एप्टीट्यूड के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, गेट 2022 स्टैटिस्टिक्स के पेपर के। तो अब हम यहाँ पर से स्टैट्स और मैथ्स के क्वेश्चन शुरू करते हैं। और आई गेस यहाँ से आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा डिटेल सॉल्यूशन बताना। कुछ नए कॉन्सेप्ट भी देखेंगे अगर हमें मिले तो। आई डोंट हैव एनी आइडिया कि गेट 2022 में कुछ काफ़ी नया और काफ़ी एक्साइटिंग पूछा गया है मैथ्स के एरिया से या फिर स्टैट्स के एरिया से। और काफ़ी जगहों पे वेल नोन कॉन्सेप्ट होते हैं, तो वो वेल नोन कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूंगा क्या होता है। और उसके लिए फिर आपको बुक फॉलो करनी पड़ेगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 जो है, वो एक लीनियर अलजेब्रा क्वेश्चन है जिसमें कि एक मैट्रिक्स है M, जो कि 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। और इसका आपको जो ट्रेस दिया है, ट्रेस ऑफ M, उसकी वैल्यू कितनी दी है? 3 दी है। और आपको बताया गया है कि जो ये मैट्रिक्स है ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, विच इज आई प्लस एम का इनवर्स इज इक्वल टू आई माइनस अल्फा। यहाँ पे अल्फा क्या है? आपका नॉन जीरो नंबर है। ये अल्फा नॉन जीरो के भी हम देखेंगे कि इसका क्या यूज हो सकता है करके। सो देयर विल बी सम यूज। ओके, I have solved this question before also, that's why I'm saying there is some use. So आपको बताया गया कि एक मैट्रिक्स है आई प्लस एम, उसका जो इनवर्स है वो आई माइनस अल्फा एम है। मैट्रिक्स के इनवर्स की डेफिनेशन से आप क्या बोल सकते हैं कि आई प्लस एम मल्टीप्लाइड बाई आई माइनस अल्फा एम इज इक्वल टू आई माइनस अल्फा एम प्लस एम माइनस अल्फा इंटू एम स्क्वायर। तो दिस विल इक्वल टू आइडेंटिटी का मतलब क्या हो जाएगा? दिस विल इम्प्लाई दिस इज इक्वल टू आई। तो यहाँ से अगर आप इक्वेशन देखेंगे तो इक्वेशन क्या मिली आपको? अल्फा में स्क्वायर माइनस एम प्लस अल्फा एम इज इक्वल टू जीरो, और अल्फा एम स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस वन इंटू एम इज इक्वल टू जीरो। अब एक कॉन्सेप्ट होता है मैट्रिक्स का। आपको मैट्रिक्स जो है वो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स दी गई है। तो 2 क्रॉस 2 जो मैट्रिक्स होती है उसके लिए एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो होती है उसका वो क्या होती है? तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इस तरीके से लिखी जाती है इसके लिए, विच इज एम स्क्वायर प्लस प्लस माइनस फेस ऑफ एम मल्टीप्लाइड बाई एम प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। कोई भी 2 क्रॉस 2 रियल मैट्रिक्स जो है आपके पास, वो इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का करेगी, सेटिस्फाई करेगी। ओके, तो ये थ्योरम है। सो अगर वो इसको सेटिस्फाई करेगी तो आपको क्या पता चल रहा है कि जो इस पर्टिकुलर फॉर्म में जहाँ पर आपको कौन सी इक्वेशन मिल गई? अल्फा एम स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस वन इंटू एम इज इक्वल टू जीरो। तो अगर आप दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, क्योंकि इस इक्वेशन को इसको सेटिस्फाई करना है, और दिस इज द ओनली इक्वेशन विद 2 डिग्री। ओके, इस फॉर्म की होगी वो अकेले इक्वेशन। तो इसे इस फॉर्म में चेंज करेंगे क्या होगा? देखिए, तो ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी एम स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस वन डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू एम इज इक्वल टू जीरो। और यहाँ पर हमारा वो कॉन्सेप्ट यूज हुआ कि अल्फा जो नॉन जीरो दिया गया था। ओके, तो अल्फा की वैल्यू नॉन जीरो होगी, तो हम ये डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? अल्फा माइनस वन डिवाइडेड बाई अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ ट्रेस ऑफ एम। ट्रेस ऑफ एम जो है वो क्या दिया गया क्वेश्चन में? 3 दिया गया, तो अल्फा माइनस वन डिवाइडेड बाई अल्फा विल बी 3, तो इट विल बी माइनस ऑफ 3। तो अगर आप दोनों सॉल्व करेंगे तो अल्फा माइनस वन विल बी माइनस ऑफ 3 अल्फा। इक्वेशन सॉल्व कीजिए अल्फा के लिए, तो हो जाएगा 4 अल्फा विल बी इक्वल टू 1, सो अल्फा विल बी इक्वल टू 1 बाई 4। तो अल्फा की वैल्यू जो 1 बाई 4 है, दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, फाइन। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ये हो जाएगा आपके पास डी हो जाएगा। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये स्टैट्स का क्वेश्चन है, और ये आपको दिया गया है स्टोकास्टिक प्रोसेस का क्वेश्चन है। ओके, तो क्वेश्चन इस तरीके से है कि एक्स टी बी ए लीनियर प्योर डेथ प्रोसेस विद डेथ रेट म्यू आई इक्वल टू 5 आई। ओके, और आपको बताया गया है कि पी आई टी क्या है? पी आई टी इज एक्चुअली पी ऑफ
C equal to I. Then the system of forward Kolmogorov equation is. तो फॉरवर्ड कोलोमोग्रोव इक्वेशन जो होती है वो बर्दल प्रोसेस के लिए ऑलरेडी डिफाइंड है। प्योर डेथ प्रोसेस के लिए किस तरह से डिफाइंड होती है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, और आप फिर डायरेक्ट उससे ऑप्शन में उसकी वैल्यू डाल के चेक कर सकते हैं। तो आपको तो प्योर डेथ प्रोसेस जो होती है उसमें सिर्फ डेथ रेट होगा, उसमें बर्थ रेट 0 होगा। ओके, तो हम लिख लेते हैं कि ये आप नोट भी कर सकते हैं कि जो प्योर डेथ प्रोसेस होती है उसके लिए फॉरवर्ड कोलमोग्रो इक्वेशन, फॉरवर्ड कोलमोग्रो इक्वेशन क्या होती है? डी पी आई टी बाई डी टी इज इक्वल टू म्यू आई प्लस वन पी आई प्लस वन इंटू टी माइनस म्यू आई पी आई टी फॉर ऑल आई इक्वल टू 0 to 1 to so on minus 1, और डी पी एन टी divided by dt is actually equal to mu n p n t। ओके, तो ये होती है फॉर्मल कोलमोग्रो इक्वेशन, और कंबाइंड विद इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। इनिशियल कंडीशन अगर आपका प्योर डेथ प्रोसेस है तो इसका मतलब वो डेथ हो रही है उसमें कंटिन्यूस, तो एट टाइम 0 तो उसमें क्या होगी, पूरी पॉपुलेशन होगी, और एट द टाइम एट सम टाइम देयर विल बी लेस पॉपुलेशन। ओके, सो इनिशियल कंडीशन हमारे पास क्या रहेगी, जो पी एन जीरो, पी एन जीरो का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एन एक्स जीरो इज इक्वल टू एन, मतलब आपके पास इनिशियल एक्स जीरो पे वैल्यू क्या है, एन है। ओके, जीरो पे एन वैल्यू का इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, जीरो पे डेथ प्रोसेस है तो सबसे पहले होगी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, वन होगी। ये इसकी इनिशियल वैल्यू है कि जहाँ पे पी एन जीरो विल बी वन, एंड दूसरी इनिशियल कंडीशन क्या होगी बाकी के लिए होगी पी आई जीरो विल बी जीरो, आई इक्वल टू वन टू एन माइनस वन। तो ये आप दिमाग में रखिएगा। तो ये हर किसी के लिए होती है, इन जनरल दी होती है बुक्स में। तो प्योर डेथ प्रोसेस के लिए आपके पास क्या होती है, फॉरवर्ड प्रोग्राम, इसी तरीके से बैकवर्ड भी होती है। तो फॉरवर्ड का कुछ इस तरह का फॉर्मूला है, तो आप इससे मैच करके देख सकते हैं। आपको यहाँ पे म्यू आई की वैल्यू 5i दी गई है, म्यू आई इज इक्वल टू 5i। ओके, तो 5i आप रख लीजिए, तो यहाँ पे रख लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे ब्लू कलर से लिख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 5 इंटू आई प्लस वन इंटू पी आई प्लस वन टी माइनस 5i पी आई टी, और ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, 5n पी एन टी। मैच कर लीजिए, 5i पी आई प्लस टी माइनस 5i पी आई टी यहाँ पर है, और यहाँ पर है। ओके, सॉरी एक चीज़ मिस हो गई है, ये माइनस ऑफ म्यू एन टी होता है पी एन टी पे। ओके, ये माइनस यहाँ पर मैंने मिस कर लिया था। तो ये माइनस भी दोनों में है, अच्छा माइनस भी दोनों में है, बी ऑप्शन में माइनस है, डी ऑप्शन में माइनस, तो बी और डी में क्या डिफरेंस है, ओके बी और डी में डिफरेंस है इनिशियल कंडीशंस का। तो इनिशियल कंडीशन मैंने आपको बोला था कि आप चेक कर सकते हैं कि आपको क्या पता है कि एट टाइम जीरो प्रोबेबिलिटी की वहाँ पे एन नंबर होगा, तो क्या है उसकी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि 10 प्रोसेस है तो पहले वहाँ पॉपुलेशन होगी, तो एक्स जीरो की वैल्यू एन की, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है ये क्या होगी, वन होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास बी। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ये आप और तरीके से भी कर सकते थे, अगर आपको इन जनरल पता है कि कोलमोग्रो इक्वेशन किस तरीके से डिफाइन होती है, तो ये बहुत तरीके से डिफाइन होती है। इसमें आप अगर आप जानते हैं जनरेटर मैट्रिक्स क्या होता है तो उस फॉर्म में भी ये दी होती है। ओके, तो ये वेल डिफाइंड चीज़ है। तो ये वाला क्वेश्चन आपका बेसिकली इस नॉलेज पे था कि प्योर डेथ प्रोसेस की फॉरवर्ड कोलमोग्रो इक्वेशन क्या होती है, और बैक इसमें सेम केस में बैकवर्ड भी हो सकता है। ये भी हम कभी आगे कोई और गेट के पेपर करेंगे, उसमें बैकवर्ड पूछा हो, या किसी में प्योर बर्थ की जगह में बर्थ और डेथ प्रोसेस मिक्स करके कंबाइन करके पूछा हो, तो ऐसे करके इक्वेशन आ सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन भी आपका कैलकुलेशन बेस्ड तो नहीं है, ये क्वेश्चन नॉलेज बेस्ड ही है। तो ये एक वेल नोन क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि लेट एस स्क्वायर बी द वेरिएंस ऑफ अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज n फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन विद एन अननोन मीन म्यू एंड अननोन फाइनाइट वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स।
तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख लीजिए एस स्क्वायर की वैल्यू क्या है। एस स्क्वायर की वैल्यू मैं लिख देता हूँ। एस स्क्वायर की वैल्यू होती है 1/n माइनस वन समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर वेयर एक्स आईज आर आईडी रैंडम वेरिएबल्स फ्रॉम, इसमें नॉर्मल दिया गया तो नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर वेयर बोथ आर अननोन। ये यहाँ पे दोनों अननोन है, इसीलिए हमने यहाँ पे जो है एक्स बार यूज किया गया है विच इज द एस्टिमेटेड फॉर मीन। अगर मीन नोन होता तो आप एक्स आई माइनस म्यू का स्क्वायर लिखते। ओके, तो एस स्क्वायर आपके लिए यहाँ पे ये है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि एस स्क्वायर इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर। तो अगर आपको याद है कि अनबायस्ड एस्टिमेटर क्या होते हैं, जब आपने अनबायस्ड एस्टिमेट सॉल्व किया होगा तो आपके लिए आपके वहाँ पे एस स्क्वायर की वैल्यू हमें एक्चुअली अनबायस्ड से ही मिलती है। तो ये तो ट्रू है पहली स्टेटमेंट, एस स्क्वायर इज एन अनबायस्ड मेजर। सेकंड है एस इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा। तो अगर आपको याद होगा कि ये एक पॉइंट था जहाँ पर हमें पता चला कि एस स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर का अगर अनबायस्ड एस्टिमेटर है तो जरूरी नहीं कि एस सिग्मा का अनबायस्ड एस्टिमेटर हो। ओके, व्हाई दिस इज नॉट ट्रू? तो ये है कंडीशन की एक्सपेक्टेशन ऑफ एस स्क्वायर शुड बी सेम एज सिग्मा स्क्वायर, क्योंकि एस स्क्वायर आपका अनबायस्ड है तो ये सिग्मा स्क्वायर इक्वल होना चाहिए। तो ये कहीं से इम्प्लाई नहीं करता कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स विल बी सेम एज सिग्मा। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डज नॉट इम्प्लाई एक्सपेक्टेशन ऑफ एस इज इक्वल टू सिग्मा। ओके, तो ये चीज इम्प्लाई नहीं होती। तो ये वहाँ पे आप अगर आपने कभी ये अनबायसनेस वाला चैप्टर किया होगा तो ये एक वेल नोन प्रॉपर्टी है। ओके, तो स्टेटमेंट वन क्या है आपके पास? फॉल्स। स्टेटमेंट टू क्या दिया गया? n माइनस वन डिवाइडेड बाई n इंटू एस स्क्वायर is maximum likelihood estimator MLE of sigma square, okay, and under root of n minus 1 divided by n s is an MLE of sigma। तो maximum likelihood estimate क्या होता है? अगर आपके पास एक बहुत बेसिक ब्रीफ दे देता हूँ, तो MLE हमारे पास होता है, लेट्स से आपके पास x1 to xn, ठीक है, रैंडम वेरिएबल्स हैं IID फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैपिटल Fx एंड PDF प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन स्मॉल fx। तो और आपको पता है कि जो fx है तो इसके क्या है पैरामीटर्स हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन इसके पैरामीटर्स क्या हैं? लेट्स से इसके पैरामीटर हैं आपके पास, लेट्स से अल्फा बीटा, दो पैरामीटर लेके चलते हैं, और फॉर सिंगल पैरामीटर आल्सो यू कैन से। तो अगर ये तो इस तरह से इसके पैरामीटर हैं, तो MLE क्या होता है? मैक्सिमम लाइकली एस्टिमेट होता है आर्ग्यूमेंट मैक्सिमम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एफ आई एक्स आई आई इक्वल टू 1 to n। ओके, तो अब अगर आप एक एफ आई एक्स लेंगे और वो किसी पैरामीटर पे डिपेंडेंट से अल्फा और बीटा पे, तो ओवरऑल सच, तो आप क्या करेंगे? आप उस पर कर लेंगे ये प्रोडक्ट ऑफ ऑल एफ आईज, इट विल बी इट इज नेम्ड एज लाइक्लीहुड फंक्शन, और उसको आप क्या करेंगे? मैक्सिमाइज करेंगे, और जिस पॉइंट के लिए वो मैक्सिमाइज होगा, जिस अल्फा बीटा के लिए वो मैक्सिमाइज होगा, वो आपका क्या हो जाएगा? MLE हो जाएगा। तो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट क्या होता है? वो पैरामीटर की वो वैल्यू विच इज ऑब्वियसली अ फंक्शन ऑफ सैंपल्स, वो वैल्यू जो आपके सैंपल के जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन को मैक्सिमाइज करे। ओके, सो अगर ये IID सैंपल है तो उसका जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये MLE का ब्रीफ था। तो अगर आपको याद होगा तो एस स्क्वायर के लिए जब हम एस स्क्वायर भी हमने यहाँ पे लिख रखा है, तो अगर हम यहाँ पे जब सिग्मा स्क्वायर के लिए MLE निकालते हैं, अगर आपके पास नॉर्मल है तो उस केस में हम क्या करते हैं? अगर आपको ध्यान में होगा तो देखिए, तो MLE जो होता था वो सिग्मा स्क्वायर के लिए क्या होता था? 1/n समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। यहाँ पर हमें क्या दिया गया? यहाँ पर हमें बोला गया n माइनस वन डिवाइडेड बाई n इंटू एस स्क्वायर। दिस इज सेम एज दिस थिंग, n माइनस वन डिवाइडेड बाई n 1 अपॉन n माइनस वन समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा? ये आपको मिल जाएगा 1/n समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो n माइनस वन
डिवाइडेड बाई एम एस स्क्वायर क्या हो जाएगा, एम एल ई हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर का। तो ये वैल्यू तो करेक्ट है पहला। सेकंड का गया अंडर रूट ऑफ एन माइनस वन डिवाइडेड बाई एस मैक्सिमम लाइक्लीहुड ऑफ सिग्मा। अच्छा, तो अगर ये जो एस्टिमेटर है ये मैक्सिमाइज कर रहा है जॉइंट प्रोबेबिलिटी को, ओके, इसके लिए सिग्मा स्क्वायर का कर रहा है। तो जो ये वैल्यू है, अगर आप सिग्मा की ये वैल्यू रखेंगे सिग्मा स्क्वायर इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो वो भी मैक्सिमाइज करेगा। तो सेम बात है, फैमिली के केस में आपके पास यहाँ पे ये चीज़ ट्रू हो सकती है, और ये केस में ट्रू है भी। अगर आपने कभी ये चीज़ें सॉल्व की हैं तो आपको पता होगा कि n माइनस वन डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर एस स्क्वायर, और जो मैंने यहाँ पे टर्म लिखी है विच इज़ वन बाई एन समेशन ऑफ आई इक्वल टू वन टू एन एक्स आई माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये जो होता है ये एम एल ई होता है सिग्मा स्क्वायर के लिए, और इसका ही अंडर रूट क्या होता है, एम एल ई होता है सिग्मा के लिए। सो अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये एक्चुअली प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसका मैं ज़्यादा डिस्क्रिप्शन आपको बता नहीं सकता। हालांकि मैंने सोचा है कि अगर ये इन सफिशिएंट नहीं होगा और आपको लगेगा कि इससे रिलेटेड ज़्यादा डिटेल देनी है, तो हो सकता है कि कुछ इससे रिलेटेड रिलेटेड हम कुछ टॉपिक्स कवर कर सकते हैं, उनसे रिलेटेड कुछ लेक्चर्स भी डाल सकते हैं। वो बात की बात है, फिलहाल के लिए हमें पेपर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो सेकंड ट्रू है और फर्स्ट क्या है, फॉल्स है। तो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर ट्रू, ओनली सेकंड इज ट्रू, तो 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 जो आपका है वो आपका क्वेश्चन दिया गया फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स है। फंक्शन आपको दिया गया एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब एक्स वाई इज नॉन जीरो, व्हेन एक्स वाई इज जीरो जीरो देन वैल्यू इज जीरो, ओके। तो वो पूछा है एफ इज बाउंडेड एंड एफ एक्स डेल बाई डेल एक्स इज अनबाउंडेड और बाउंडेड। तो एफ बाउंडेड और अनबाउंडेड के लिए आप कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि आप चेक कर सकते हैं कि एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी और वाई टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे वो बाउंड है कि नहीं है, ओके। तो दोज वेज यू कैन चेक, और यू कैन चेक इन अदर वेज कि अगर उसकी कोई कहीं पे डिसकंटिन्यूटी है तो वहाँ पे उसकी क्या वैल्यूज़ हैं, तो उस बेस पे आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे जैसे वन बाई एक्स करके फंक्शन होता है, तो यू कैन चेक एट एक्स इक्वल टू जीरो वट इज लाइक extending to zero, how where it is approaching, for extending infinity where it is approaching. If it is inside a bound, then that will be bounded. अगर आपको क्या कहते हैं बाउंडेड प्रूफ करना है तो देर आर फ्यू मोर मेथड्स आल्सो, बट अभी हमें यहाँ पे जैसे ही कल चेक करना है तो वी कैन चेक एज दिस वे आल्सो। तो एफ को बाउंडेड चेक करना है, एफ की क्या वैल्यू दी गई है, एक्स स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एफ को बाउंडेड, तो इसका जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उसमें पावर का ही डिफरेंस है पहले, ओके। न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से एक पावर एक्स्ट्रा है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें आप बेसिकली इसको एक बात के थ्रू देख सकते हैं। सो लेट y इक्वल टू एम एक्स, वाई इक्वल टू एम एक्स डायरेक्शन में हम चेक करते हैं कि ये जो फंक्शन है ये वाई इक्वल टू एम एक्स डायरेक्शन में क्या है, बाउंडेड है कि नहीं है। तो फंक्शन का बाउंडेड होना टू वेरिएबल में, या फिर फंक्शन का कंटिन्यूस होना, डिफरेंशिएबल होना जो होता है टू वेरिएबल में, वो हर डायरेक्शन में होना चाहिए, ओके। तो डायरेक्शन में प्रॉपर्टी होती है, जब आप आपको अगर याद होगा कि जब हम इस तरह के फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो हम एक कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में चेक करते हैं। अगर हमें बताना है कि यहाँ कंटिन्यूस नहीं है तो एक डायरेक्शन में आप चेक कर लीजिए, वहाँ पे देख लीजिए है या नहीं, अगर उसमें नहीं है तो आपका काम हो गया, अगर उसमें है तो फिर आप और के लिए चेक करेंगे, ओके। तो वाई इक्वल टू एम एक्स एक्स में चेक करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू एम एक्स रखने पे एम एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो एम एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई वन प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एम अपॉन वन प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स। तो ये तो एक आपके पास क्या हो जाएगी, लाइन की इक्वेशन आ गई, ओके। तो एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्या हो जाएगा, ये अनबाउंडेड हो जाएगा। यू कैन ऑल्सो से एक्सटेंडिंग इन्फिनिटी पे ये वैल्यू इन्फिनिटी पे चल जाएगी। तो एफ आपके पास क्या है, एफ तो आपके पास आ गया, एफ इज अनबाउंडेड, ओके। सेकंड आपको पूछा है डेल एफ बाई डेल एक्स, ओके। सो डेल एफ बाई डेल एक्स के लिए आप क्या कीजिए, डेल एफ बाई डेल एक्स कैलकुलेट कर लीजिए, ओके। सो डेल एफ बाई डेल एक्स अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या होगा, डेल एम बाई डेल एक्स, डेल एफ बाई डेल एक्स कीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स के स्क्वायर में करना है तो ये टू एक्स वाई
माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो डेल बाई डेल एक्स ही हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव कीजिए, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है कि ये जो है ये बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है। ओके, तो और हम फर्दर सॉल्व कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। ये हो जाएगा टू एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब वाई, टू एक्स क्यूब वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर तो पावर 4 है इसकी, न्यूमरेटर में भी पावर 4 आएगी और डिनोमिनेटर में पावर 4 आएगी, अगर आप वाई इक्वल टू सम एक्स की डायरेक्शन में चेक करेंगे तो। ओके, और अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे पावर 2 आएगी, यहाँ पे न्यूमरेटर में पावर 2 आएगी। तो एक तरीके से ये लग रहा है कि ये फंक्शन बाउंडेड हो सकता है। ओके, तो फंक्शन को बाउंडेड चेक करने के लिए आपको दिखाना पड़ेगा कि ये किसी बाउंड्री के कोई बाउंड है। तो आप बाउंड कैसे दिखा सकते हैं, या तो आपको इसके अंदर की प्रॉपर्टीज यूज करनी पड़ेगी कि एक्स और वाई अगर आपके ये हैं तो अंदर टर्म आपकी बड़ी होगी। कुछ प्रॉपर्टीज देख सकते हैं इस चीज़ के लिए, देखने कुछ सॉल्व हो सकता है तो। ओके, और अदरवाइज अगर आपको वैसे नहीं देखना तो आप क्या कीजिए, एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी और वाई टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे चेक कर लीजिए फंक्शन की वैल्यूज क्या आ रही हैं। तो लेट्स से वही चेक करते हैं। तो एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये वैल्यू क्या बनेगी, एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी वाई टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे अगर दोनों इन्फिनिटी जाएंगे तो इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट फॉर्म बनेगी। और आप इसको एक्स का फंक्शन मान के चलिए पहले, तो इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म बन जाएगी और सेकंड वाली भी बन जाएगी, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट बन जाएगी। तो फॉर एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी के लिए ही पहले चेक कर लेते हैं। ओके, अगर एक्स को हम इनफाइनाइट पहुंचाएंगे तो इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म बन जाएगी। सो लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी टू एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट व्हिच इज सेम एज लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, डेरिवेटिव कीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में, टू वाई डिवाइडेड बाई टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर, फिर से ये टर्म इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट बन जाएगी। तो लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ऊपर वाले टर्म में तो फिर एक्स की टर्म है नहीं, नहीं सॉरी, यहाँ पे इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट नहीं बनेगा, अगर एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी करें तो ये टर्म किसकी तरफ चले जाएगा, इसी की तरफ चले जाएगी। फॉर एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी दिस is going to 0. Similarly, for y tending to infinity, you can check that is also going to 0. And for another case also, check कर लेते हैं, limit of x tending to infinity to x cube y divided by x square plus y square का whole square। तो x के रिस्पेक्ट में ये तो एक्सटेंडिंग इंफिनिटी जीरो को हम जीरो टू लिखेंगे, तो एल ऑफ रूल लगाइए, तो लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग इंफिनिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 एक्स स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2x। ओके, ये वैल्यू हो जाएगी 3xy डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और अभी हमने देखा था जो एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाली वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है, ये वैल्यू किसको टेंड कर रही है, लिमिट एक्स जीरो को। तो दोनों वैल्यूज आपकी क्या होगी, बाउंड होगी, क्योंकि अगर आप एक्सटेंडिंग इन्फिनिटी कर रहे हैं और सिमिलरली आप वाई टेंडिंग भी इन्फिनिटी कर रहे हैं, आप एक्स और वाई को अप्रोच करा रहे हैं इन्फिनिटी की तरफ, तो ये वैल्यू की ये जो फंक्शन है उसकी वैल्यू कहाँ जा रही है, जीरो की तरफ जा रही है। ओके, तो आपके पास क्या है, बाउंडेड सीक्वेंस होनी चाहिए, अगर आप इसको एक सीक्वेंस की तरह से देखेंगे तो बाउंड होना चाहिए, देन ओनली द लिमिट विल बी फाइनाइट, अदरवाइज लिमिट वोंट बी फाइनाइट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, f इज अनबाउंडेड whereas del f by del x is bounded। so f is unbounded, del f by del x is bounded in R2। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 15। तो जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो आपको दिया गया है कि लेट x1 to xn be a random sample from a distribution with cumulative distribution function fx and let the empirical distribution function of the sample be fnx। The classical Kolmogorov-Smirnov goodness of fit test statistic is given by Tn। Consider the following statements। तो अगर आपको पता है कि ये KS goodness of fit test क्या होता है, बहुत वेल नोन टेस्ट है, किसी भी आप डिस्ट्रीब्यूशन के लिए goodness of fit test होता है। सो अच्छा, गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट होता है आपके लिए, मान लीजिए आपके पास कोई डेटा है, तो वो डेटा कोई डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है और आप एक हाइपोथेसिस लेके चल रहे हैं कि लेट्स से वो डेटा आपका कोई डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है एफ। ओके, एफ एक्स उसका सी डी एफ है। तो आप ये चीज़ चेक कैसे करेंगे, तो उसको चेक करने की जो मेथड होती है वो गुडनेस ऑफ फिट। गुडनेस ऑफ फिट में केएस एक टेस्ट है जिसमें कि आप चेक कर रहे हैं कि जो आपका रैंडम सैंपल है वो किसी पर्टिकुलर सी डी एफ कैपिटल एफ एक्स को से है या नहीं।
ओके, उनके लिए इनका एक टेस्ट है, अगर आपको ये टेस्ट पता है तो ये आपके लिए ये जो क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन इस टेस्ट की प्रॉपर्टी के बेस पे दिए गए हैं, जिसमें कि टेस्ट की कंसिस्टेंसी होती है, और सेकंड आपको दिया गया है कि टेस्ट कितना रिलायबल है। ओके, तो तो क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सो टी एन कुछ इस तरीके से डिफाइन है, टी एन इज एक्चुअली अंडर रूट ऑफ एन इंटू डी एन, और जहाँ पर डी एन आपके क्या है, ये सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स। ओके, तो आपको क्या स्टेटमेंट दी गई है, आपको बोला गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टी एन इज द सेम फॉर ऑल कंटिन्यूअस अंडरलाइंग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ एक्स। देखिए जो टी एन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, सेम होगा। अच्छा, इसके पीछे अगर आपको लेट्स से आपको गुडनेस ऑफ फिटनेस नहीं पता, आपको नहीं पता कि एस क्या होता है, बट आपको एक चीज मैं यहाँ पे एक फैक्ट बता देता हूँ। मान लीजिए एक्स पे आपके पास रैंडम वेरिएबल है, तो ये बहुत वेल नोन फैक्ट है कि जो सी डी एफ होगा X, किसी भी पीडीएफ से हो, फॉर एनी पीडीएफ, सी डी एफ होगा एफ एक्स, वो जो फंक्शन होगा, अगर आप उसके एक्स को रैंडमली एफ एक्स बनेगा, वो ऑलवेज क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा ऑलवेज फॉर एनी स्मॉल एफ एक्स। सो इस टी एन के अंदर क्या टर्म है, वही कैपिटल एफ एक्स है, इट डज नॉट डिपेंडेंट ऑन द पर्टिकुलर पीडीएफ ऑफ योर रैंडम वेरिएबल। तो ये हमेशा क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, एफ एन एक्स हमेशा यूनिफॉर्म होगा। तो ये यूनिफॉर्म से मिलकर बना हुआ एग्जाम्पल है, जिसमें कि डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं हो रहा। तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टी एन इज सेम फॉर ऑल कंटिन्यूअस अंडरलाइंग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ एक्स। कोई भी लीजिए, उसके लिए ये जो टी एन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा। वो इसका बैकग्राउंड में आपको फैक्ट बता रहा हूँ, अगर आपको नहीं पता गुणित टेस्ट क्या होता है, तो ये एक्चुअल में ये जो प्रॉपर्टी है वो इस वजह से होल्ड करती है, क्योंकि आप किसी भी रैंडम वेरिएबल लेंगे फ्रॉम एनी डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसका जो सी डी एफ होगा, अगर आप सिर्फ एक रैंडम सैंपल के अगर आप उसे एक रैंडम वेरिएबल समझेंगे, एफ ऑफ कैपिटल एक्स समझेंगे, तो वो हमेशा क्या होगा, यूनिफॉर्म फॉलो करता है। एज यू नो आई एस यूनिफॉर्म 0 1 ये फॉलो करता है। उस बेस पे इसका वन क्या होता है, ट्रू होता है। Second है dn converges to zero almost surely as n tending to infinity. This is actually the consistency of a test statistics. तो अगर आप बोलते हैं कोई टेस्ट स्टैटिस्टिक्स कंसिस्टेंट है, तो आपको बताना होता है कि जो ये आपने यहाँ पे लेट्स से यहाँ पर डिस्टेंस ले रखी है, तो वो अ, मगर अगर आप टेस्ट स्टडीज ले रहे हैं तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, कि अगर आप दो का डिफरेंस ले रहे हैं, लेट्स से अगर आप ये प्रूव कर रहे हैं कि एफ वन एक्स इज इक्वल टू एफ टू एक्स है, और आप इन दोनों का डिफरेंस ले रहे हैं, और आपने डिफरेंस को मॉडुलस ले रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि मैं ये टेस्ट स्टैटिस्टिक्स बना रहा हूँ, तो ये टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आपका तभी वैलिड होगा व्हेन द स्टैटिस्टिक्स विल टेंड टू जीरो फॉर हायर नंबर ऑफ, फॉर अ बिग सैंपल, फॉर अ लार्ज सैंपल। ओके, तभी ये वैलिड होगा कि लार्ज सैंपल की अगर जीरो की तरफ जाएगा, देन ओनली यू कैन से एफ एन वन एक्स इक्वल टू एफ टू एक्स। ओके, सो सेकंड क्या है, सेकंड स्टेटमेंट ये डी एन कन्वर्जेस टू जीरो ऑलमोस्ट श्योरली एज एन टेंडिंग टू इनफिनिटी। दिस इज आल्सो करेक्ट। तो ये आपको क्या दिया गया है यहाँ पे, ये डीएन दिया गया है, डीएन की सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स। ओके, तो अगर आपको कोलमोग्रोस टेस्ट पता है, तो आप ये दोनों स्टेटमेंट उसमें सबसे पहले ही पेज में लिखी रहती है, अगर कभी आपको कोई पढ़ाएगा तो ये दोनों स्टेटमेंट इसके लिए क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, पूछा गया है, ट्रू पूछा है। ओके, तो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज एन आर ट्रू, सो बोथ 1 एंड 2 आर ट्रू। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या है, सी। ओके, तो आज हमारे पास ज़्यादा कैलकुलेटिव कुछ खास क्वेश्चन थे नहीं, स्टैट्स के जो भी क्वेश्चन थे वो थ्योरी बेस्ड ही थे। देखते हैं कि इसके आगे फिर 16 से क्या पता हमें कुछ आई गेस है कुछ क्वेश्चन जो कैलकुलेशन बेस्ड है। ओके, तो जैसे कि मैंने बताया था कि 5 क्वेश्चन हम करेंगे करके, तो 11 टू हमारे 15 क्वेश्चन हो गए हैं। तो आज की वीडियो तो थोड़ा 1 डे डिले हो गई थी, बट नेक्स्ट वीडियो वाइज जो भी हम डेट डिसाइड करेंगे उस पे बता देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए डेट दे देते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगी 12 ऑफ अगस्त 2024। इसमें कि आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 16 टू क्वेश्चन नंबर 20, which will be your video number 4। ओके, सो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आ रहा है, या फिर आपको लगता है कि यहाँ पर कोई दूसरी मेथड भी यूज़ कर सकते थे, तो यू कैन ऑलवेज कमेंट ऑन द वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच।